या एक तरीका का मर्डर कराया गया है। इस तरीके से मैं इस चीज की घोर निंदा करता हूँ और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। खाने में क्या क्या दिया जाता था उन सारी चीजों की चेकिंग होनी चाहिए और जो भी वहां पर इस तरीके से इन सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट जिस व्यक्ति का पाया जाता है उसको सीधा हैंग करना चाहिए। ये भारत देश की संप्रभुता का सवाल है। उस व्यक्ति के आर्टिकल्स 21 राइट टू प्रोटेक्शन एंड पोजेशन का पोजेशन के सारे जितने भी चीजें हैं उसका सवाल है। यह नहीं करते हुए नजर आ रही सरकार। यदि आप में ये दक्षता और क्षमता नहीं है तो आप हट जाइए सरकार को। ये सारे के सारे गवर्नर्स को रूल्स को दे देना चाहिए, प्रेसिडेंट्स रूल्स को दे देना चाहिए। वो अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो हो सकता है व्यवस्था कराए। साथियों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं, कल रात एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई। उत्तर प्रदेश के बाहुबली और 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी का निधन हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है। और उनके मृत्यु के बाद से ही ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उनकी जो मौत हुई है वो नेचुरल तरीके से हुई है या फिर इसके पीछे एक साजिश रची गई है। क्योंकि मुख्तार अंसारी ने अभी कुछ दिनों पहले ही मीडिया के सामने आकर के ये बयान दिया था कि मुझे जेल के अंदर जो खाने दिया जा रहा है उसमें स्लो पॉइजन मिला करके दिया जा रहा है। उसके बाद कल रात उत्तर प्रदेश के बांदा मेडिकल कॉलेज से एक साफ साफ खबर सामने निकल करके आ गई कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा से और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है, कानूनी तरीके से क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्या इंसाफ मिल पाएगा मुख्तार अंसारी को या फिर नहीं मिल पाएगा। तो नरेंद्र मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे बोलता भारत पे, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और सर, आपसे मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने बयान दिया था मीडिया के सामने आकर के, उनके बड़े भाई अफजल अंसारी ने भी बयान दिया था कि उनके खाने में स्लो पॉइजन मिलाया जा रहा है, उनको जहर दिया जा रहा है। और आज खबर सामने निकल करके आ ही गई तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल से पहले पूरे भारत देश के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आर्टिकल्स 21 और आर्टिकल्स 22 में कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें स्पष्ट लिखा गया है, खासकर आर्टिकल 22 की मैं बात करता हूँ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन द सर्टेन केस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू प्रोटेक्ट एंड द प्रोसिक्यूशन। तो इसमें दोनों आर्टिकल्स जो हमारे कह रहे हैं उन आर्टिकल्स के आधार पर ये जो भी काम किया गया है ये पूरी तरीके से इनलीगल था। पॉइंट नंबर, इसका सब पॉइंट नंबर 1। इसमें पहली चीज, यदि किसी व्यक्ति को आप हॉस्पिटल में लेके जाते हैं या आप किसी भी कस्टडी में लेके जाते हैं तो डॉक्टर्स में उसमें सब्सक्रिप्शन लगते हैं सारी चीजों को लेकर के, वो डॉक्टर अपनी सब्सक्रिप्शन देता है। अब मैं इस केस के मामले में आ रहा हूं जो अंसारी जी की केस है। मुख्तार अंसारी जी को जब डिटेन किया गया तो पहले मजिस्ट्रेट के ट्रायल पर पेश किया जाता है विद इन 24 आवर्स में, और उसके साथ में मेडिकल रिपोर्ट्स भी लगाई जाती हैं जिसको हम एमएलसीज वगैरह भी कहते हैं। ये सारे चीजों के साथ में किसी भी व्यक्ति को जब डिटेन किया जाता है तो उसके साथ में ये रिपोर्ट्स के साथ में लगा करके उसको कस्टडी में लिया जाता है। अब इसके साथ में जैसे ही कोई भी चीजें आती हैं, वहां की पुलिस, जब तक की जुडिशियल कस्टडी नहीं स्टार्ट होती है तब तक पुलिस की पास में राइट्स होता है कि थ्रू जुडिशियल, जहां पर उसका ट्रायल चल रहा है उसके मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दे कि फला व्यक्ति या फला आरोपी जो है, एक्यूज जो है, उस एक्यूज के साथ में इस तरह की समस्याएं हैं और वो एक्यूज के कोई भी परिजन हो, उस परिजनों को पास ये राइट्स है कि वो एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास या जिस जुडिक्शंस में उसका ट्रायल कोर्ट में चल रहा हो मैटर, वहां पर वो एप्लीकेशन फाइल करे कि इस तरह की दिक्कत है। मुझे लगता है कि अंसारी जी के, मुख्तार अंसारी जी के बच्चों ने और या उनके परिवार के लोगों ने इस मामले में इस तरह से एप्लीकेशन या ओरल तरीके से उनके लोकल काउंसिल ने इसका सबमिशन कोर्ट को दिया था, पर कोर्ट ने तब भी उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसके खिलाफ में कोर्ट के ऊपर एक्शन होना चाहिए और उसके साथ में जो वहां पर लोकल पुलिस या लोकल जो जेलर ऑफिसर है या जो वहां पर सारी चीजों को ऑपरेट कराता है, पूरी कस्टडीज में जितने भी एक्यूज्ड वहां डिटेन होते हैं, उनके ऊपर ये सारे लांछन और आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ में मैं यह भी बोलना चाहता हूं कि यूपी गवर्नमेंट में इस तरीके से रात के समय पर इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसके पहले अतीक अहमद का मर्डर होता है। ये मर्डर मैंने उसको बोला था, मैंने रात को 10:30 बजे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली थी इस मैटर को लेकर के कि किसी भी व्यक्ति को यदि कोई भी आरोपी है तो उसको वहां पर पूरा मेडिकल एग्जामिन का बोर्ड बैठता है,
उस मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड क्या कर रहा है? जब व्यक्ति डेली का डेली आपको एप्लीकेशंस दे रहा है, डेली ओरल सबमिशंस दे रहा है, उसके घर के परिजनों को आप मिलने नहीं दे रहे हो। शीशे तक में मुझे आज मैंने सोशल मीडिया में देखा है, उनके बच्चे का एलिगेशन था, जो कि एमएलए भी है मुझे लग रहा है करंट में। उन्होंने भी बोला कि मैं मिलने की कोशिश किया, 900 किलोमीटर में गाड़ी ड्राइव करके गया, फिर भी मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये किस तरह का न्याय है? ये आप किसी को, किसी भी व्यक्ति को अपने कस्टडी में ले लिया, उसके बाद उसके परिजन से नहीं मिलने देने चाहते आप? कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है और वो मतलब कुछ ही समय बाद उसके बारे में पता चलता है कि मृत्यु हो जाती है उसकी, और उसकी कौन जवाबदेही लेगा? ऐसे जो भी ऑफिसर्स हैं, इसके लिए मैंने कल कई मीडिया के माध्यम से भी कल रात को 12-1 बजे भी बोला है कि इस प्रकार के जो ऑफिसर्स हैं, इस प्रकार की जो गवर्नमेंट है, थ्रू प्रेसिडेंट गवर्नर रूल्स लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो करंट की रूलिंग पार्टी है, वो 4 तरीके से काम कर रही है। अपोजिशन के लीडर्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने फोर्स और फेक तरीके से एफआईआर करते हैं, और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स एक उनका बहुत बड़ा पार्ट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसी के साथ में फोर्स तरीके से केस आपके ऊपर गैंगस्टर का या जो भी होते हैं, बहुत सारे केसेस आपके ऊपर लगा देते हैं और ट्रायल वो चलता रहता है। ट्रायल में अभी तक उनको तो बहुत सारी चीजों पर पेंडेंसी है। आपने एक चीज पर ले लिया, मैंने मान लिया उस बात को, पर बहुत सारे ट्रायल केसेस जिसके ऊपर आपने लिस्ट किया है, वो बहुत सारे ट्रायल केसेस अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, बहुत सारे केसेस में चार्जशीट तक नहीं फाइल है, बहुत सारे का अभी विटनेस तक एग्जामिन नहीं हो रहा है, फिर भी आप उसको कस्टडी में लेके रखते हो। ये पूरे अपोजिशंस के जितने व्यक्ति हैं, उनको यह लिस्ट करके, उनको कंट्रोल करके, कंट्रोल इनडायरेक्टली तरीके से बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए, आइदर यदि वो बीजेपी नहीं ज्वाइन करता है तो उसको इसी तरीके से फोर्सफुली तरीके से, जो आपने बोला है कि स्क्वायल, ये जो इनको स्लो पॉइजन से दिए जाने का ये प्रोसेस इन्होंने शुरू किया है, ये एक तरीका का मर्डर कराया गया है। इस तरीके से मैं इस चीज की घोर निंदा करता हूं, और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। खाने में क्या क्या दिया जाता था, उन सारी चीजों की चेकिंग होनी चाहिए, और जो भी वहां पर इस तरीके से इन सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट जिस व्यक्ति का पाया जाता है, उसको सीधा हैंग करना चाहिए। ये भारत देश की संप्रभुता का सवाल है। उस व्यक्ति के आर्टिकल 21 राइट टू प्रोटेक्शन एंड प्रोसेशन का, पोजेशन के सारे जितने भी चीजें हैं उसका सवाल है। यह नहीं करते हुए नजर आ रही सरकार। यदि आप में ये दक्षता और क्षमता नहीं है तो आप हट जाइए सरकार को। ये सारे के सारे गवर्नर्स को रूल्स को दे देने चाहिए, प्रेसिडेंट्स रूल्स को दे देना चाहिए। वो अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो हो सकता है व्यवस्था कराए। दूसरा इसका, इसी का जस्ट वेट, इसी का दूसरा पॉइंट है, यदि वो उनके घर के लोग, मुख्तार अंसारी के घर के लोग इस मैटर में संज्ञान, मैं कल से मीडिया के माध्यम से बोला हूं, यदि वो आते हैं तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए स्पेशल एप्लीकेशन के साथ में, इस तरह से इन फ्यूचर में किसी के साथ एक घटना न घटे। और अभी जो चीजें गिन गिन करके किसी रेस, मुस्लिम खासकर मैं बोलना चाह रहा हूँ, हिंदुओं में अपोजिशन की लीडर्स की जिस तरीके से पीड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, यह पूरे भारत देश के लिए अन्याय है, और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जी सर, सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी तो अब नहीं रहे, हालांकि उनके ऊपर कई सारे आरोप थे, मर्डर के आरोप थे और कई तरह के आरोप थे, लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको पसंद करते थे, उनका अब ये कहना है कि जो जांच करवाई जाएगी उस पर हमें भरोसा नहीं है। तो इसको लेकर के क्या कोर्ट की तरफ से एक एसआईटी गठन नहीं किया जाना चाहिए? कोर्ट के नहीं किया, मैंने आपसे, जी रिद्धि जी, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि उनके परिवार के लोग यदि वो आते हैं हमारे पास, हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके इस मुद्दे को उठाएंगे। और मैं आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूं कि कोर्ट को मैं इसके लिए प्रेयर भी करूंगा कि एक एसआईटी प्रॉपर बननी चाहिए। जो खाने में दिया गया, उनके रूटीन चेकअप में क्या था, क्या क्या इसमें कौन कौन सी चीजें आती थी, सारे सीसीटीवी कैमरेज की भी मैं बात करूंगा, तो कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है। हालांकि ये अलग बात हो सकती है कि मैंने आपके माध्यम से बोल दिया है तो पूरे सीसीटीवी कल से कैमरे खराब बता दिए जाए। खाने पीने में क्या मिलावट होती थी, किचन में क्या चीजें आती थी, किस तरीके से उनके पास व्यवस्था की गई, क्योंकि वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे। मुझे लगता है कि कस्टडी में ठीक है, क्योंकि उनके फादर भी बहुत दिनों तक भारत देश के, उनके नाना जी भी भारत देश के फ्रीडम फाइटरों में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजों के सामने आवाज बुलंद करके लड़ी है, तो इतने दबने वाले लोग नहीं है। यदि वो उनमें से कोई भी उनके परिवार का लोग आते हैं, हमारे पास आते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएट एसआईटी कमेटी गठित होनी चाहिए, और यह एक तरीके से पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये जो इन्होंने लिस्ट किया है कि ये दिल का दौरा पड़ा है, जो ये पॉइजन्स की बातें आ रही है, उनमें यही सारी चीजें उनके सिम्टम्स भी होते हैं। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो किया गया है, उनको
यदि ये सारी चीजें पाई जाती है तो उनको हैंग करने के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोर्ट में कि ऐसे लोग ये भारत देश में सरेआम जेल में डलवा करके मर्डर करा रहे हैं। ये मर्डर है एक तरह से, और ऐसे लोगों को सीधा हैंग करना चाहिए। जी। अरे एक सवाल ये है, ये दरअसल बयान था उनके बड़े भाई अफजल अंसारी का कि एक क्योंकि वो बाहुबली थे और उनके दूसरे माफिया जो है उत्तर प्रदेश में, उनसे उनका अनबन चलता रहता था। उनके बड़े भाई का एक बयान आया था कुछ दिनों पहले, न्यूज़ 24 के हवाले से मैं ये बोल रहा हूँ। तो श्री चिट्टी कांड में मुख्तार की गवाही ना हो इसलिए उन्हें मारने की साजिश हो रही है। मुख्तार गवाही देगा तो ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह को सजा हो जाएगी। तो सवाल मेरा यही उठ रहा है, क्या जो उनके विरोधी जो माफियाज थे, बाहुबली थे, उन्होंने क्या ऐसी साजिश की हो सकती है? क्या इसकी संभावना हो सकती देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीजें संभावनाएं होती हैं, पर सबसे बड़ी सवाल यह भी है कि ट्रायल कोर्ट क्या कर रहा है। जहां पर इतने बड़े बड़े आरोपियों का केस चल रहा है, यदि इस तरह के विटनेस ने अपने आप में ये एप्लीकेशन देकर के ओरल सबमिशन दे रहा है कोर्ट को कि आप इस सारी चीजों को देखिए कि ये क्या क्या हो रहा है, हमारे साथ पॉइजन मिलाया जा रहा है, हमें पूरी पुलिस तरीके से व्यवस्था नहीं दे रही है, इसके साथ में जुडिशरी में या जेल में जो भी हमें है वो सारी चीजें हमें नहीं मिल पा रही हैं, तो उसको लेकर के जब ये सारी चीजें कोर्ट के माध्यम से बोली गई, और यह भी पता है कोर्ट को कि यह व्यक्ति इससे भी बड़े बड़े अपराधी जो आरोपी लोग हैं उनका यह गवाह भी है, और वो अपने बचने के लिए भी किसी भी तरीके से इस व्यक्ति पर हमला भी कर सकते हैं, या इनडायरेक्टली तरीके से कोई भी प्रोसेस में इलीगल तरीके से, अननेचुरल तरीके से किसी भी प्रोसेस को फॉलो करा सकते हैं। तो वो मुझे लगता है वही नजर आ रहा है जो आपने अभी स्टेटमेंट को रिपीट किया है। ये अपने आप को कोई भी व्यक्ति जब अपराधी हो जाता है तो बचने के लिए कई तरह के माध्यमों का उपयोग करता है, जो अंसारी के ऊपर उपयोग किया गया है। यह एक ऑप्शन हो सकता है जो आप कह रहे हैं। सर, पिछले कई सालों में ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे जो बाहुबली थे या अलग अलग राज्यों के बड़े नेता भी कहते हैं, बाहुबली भी होते हैं और साथ ही साथ वो नेता भी होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर कई सारे केस लाद दिए जाते हैं और उनको जो है जेल में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन जेल में जाने के बाद वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि उनकी जान को खतरा है। उत्तर प्रदेश में ही आपने देखा होगा कि अतीक अहमद की दिन दहाड़े कैमरे के सामने हत्या कर दी गई। आजम खान भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। मुख्तार अंसारी ने भी जब जब वो जीवित थे तो वो आशंका जता रहे थे कि उनकी हत्या की जा सकती है और वो किया भी किया। बगल का राज्य बिहार है, वहां पर शहाबुद्दीन एक बड़ा नाम था, बाहुबली नेता थे, उनके साथ भी वैसे ही हुआ कि जेल में जब वो जाते हैं उनका इलाज चलता है और फिर खबर आती है कि अचानक से मौत हो गई। क्या इसके पीछे कोई सुनियोजित तरीका अपनाया जा रहा है क्या, मतलब बाहुबलियों को शांत करने के लिए? क्योंकि ये सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कही जा रही है कि बाहुबलियों को सजा नहीं हो पाती है, उनको इंसाफ तुरंत नहीं मिल पाता है, जो उनके उनके ऊपर जो आरोप है, तो इंसाफ ना मिल पा रहा है। तो ये एक नया तरीका निकाला गया है, क्या आपको लगता है? देखिए, सरकार करंट जो रूलिंग पार्टी है वो तीन तरह का अपने आप में, जो मुझे समझ में आ रहा है, तीन चार तरीके के, एक इलीगल, अननेचुरल्स, और इसके साथ में कुछ और भी मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपके माध्यम से बोलूं। ये एक प्रोसेस अप्लाई किया है। वो कैसे? इसका पॉइंट नंबर ये, छोटे लोगों के लिए बुलडोजर बाबा हो गया है, बुलडोजर मामा हो गया है, बुलडोजर हो गया है। इसको हम कहते हैं हरीश जस्टिस। हरीश जस्टिस में यह होता है कि त्वरित न्याय की बात होती है। कोई भी व्यक्ति के ऊपर आप आरोप कर दो, उसके ऊपर एलिगेशन लगा दो, पुलिस एफआईआर कर दे, डीएम और एसडीएम मिलकर के उसके ऊपर इम्पोज करा दे कोई केस, और उस व्यक्ति का घर जाकर के आप गिरा दो। सामने वाले को बड़ी खुशी मिलती है कि इसका घर तो टूट गया, इतना ही उसका न्याय होता है। पर जब बाद में वह व्यक्ति यह पता चलता है कि वह व्यक्ति इस अपराध में मुक्त हो गया, यानी उसके ऊपर कोई भी आरोप साबित नहीं होते, तब उसके लिए कोई भी न्याय नहीं रह जाती इस देश में, उसके लिए कोई भी परिणाम नहीं है। उसके परिवार के बच्चों को किस तरह से दिन देखने पड़ते हैं। मैंने लखनऊ का केस किया है, गोमती नगर का, जिसमें कई हजारों लोग उसमें फंसे थे, उसमें कोर्ट ने स्टे ऑर्डर किया है। तो ये देखने की जरूरत होती है। पॉइंट, ये एक पॉइंट। अब आ रहा दूसरा पॉइंट जो आप बोल रहे हैं, किसी भी अपोजिशन के जो बाहुबली नेता है या कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, नेता है या आम पब्लिक है, कोई भी है, यदि वो दिख रहा है कि पॉलिटिक्स में वो काफी हावी है, उसके काफी फॉलोवर्स हैं, वह हमें कमजोर कर सकता है। सामने या रूलिंग पार्टी ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए इलीगल तरीके से या फॉल्सली, फोर्जरी एफआईआर कराती है, और उस एफआईआर को करा करके उसको डिटेन करा देती है। डिटेन कराने के बाद उसको खाने में, पीने में, कभी बोल देगा कि ये बीमारी है,
कभी ये बोल देंगे कि यह परेशानी है इसको, और उसको ले जाते हैं कहीं मेडिकल दिखाने के ऊपर। फिर बीच में जब व्यक्ति इतने बड़े लोगों को आप ले जाते हो, बिना किसी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के, कोई भी व्यक्ति बाहर से छोटे-छोटे माइनर बच्चे आते हैं और पिस्टलों से शूट करके चले जाते हैं। उसके लिए इनके पास कोई पावर्स नहीं है, ना तो इनके पास कोई इनका जवाब है। ये एक तरीके से मर्डर कराया जा रहा है पूरे देश पर। पॉइंट नंबर सी। इसके अलावा ये तो फिजिकल हो गया बाहर का। अब इसी का एक्सटर्नल तरीका भी होता है, कई बार आप देखेंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीकों में से आप यह भी देखेंगे कि खाने में मिलावट छोटी-छोटी चीज़ों को दे करके स्लो पॉइज़न ये धीरे-धीरे करके व्यक्ति के शरीर को डैमेज करती है और असर करती जाती है और उसके शरीर को डैमेज करके एक दिन वो मृत्यु की शैय्या में हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, जैसा कि कल आपने देखा है। ये हो गया इसका दूसरा रास्ता। अब आ रहा हूँ मैं मतलब तीसरा रास्ता। अब आ रहा हूँ मैं चौथे रास्ते पर। यदि व्यक्ति बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है, तो उसको ज्यादा दिन तक कस्टडी में डाल दो। कस्टडी में डालने के लिए क्या इनके पास माध्यम है? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, ये सब करके आप व्यक्ति को जमानत ही ना होने दो, बस। ये चारों रास्तों के माध्यम से करंट रूलिंग पार्टी भारत देश को उसी तरीके से बनाना चाहती है, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज में या एशियन कंट्रीज में बहुत सारे बड़े-बड़े उदाहरण देते हैं, जहां डेमोक्रेसी नाम मात्र के लिए भी नहीं बची है। करंट में अपोजिशन के बड़े-बड़े लीडरों ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भारत देश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज अब बसती हुई नजर नहीं आ रही है। उसका जीता जागता उदाहरण ये चारों पांचों माध्यम से जो लोगों के ऊपर आरोप लगा करके या उनको गलत तरीके से या अननेचुरल तरीके से जो मर्डर कराया जा रहा है, वो ये सारे उदाहरण हैं। जिसका मैंने कई उदाहरण का नाम भी लिया है और आपके सामने मैंने स्पष्ट तरीके से उसको बोला भी है। जो बिहार में भी हुआ है, इलाहाबाद में भी हुआ है और इसके साथ में आप देखिए कि कल बांदा की जेल में भी हुआ है। यह इससे साबित हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन है, बड़ा पब्लिक फिगर है, सोशल मीडिया का फिगर है, उस व्यक्ति को कभी भी गवर्नमेंट इस तरीके से कर सकती है, जो अभी भी कस्टडी में लोग हैं। जो लोग बीजेपी नहीं ज्वाइन करते, उनके साथ इस तरह का आरोप ये लगा करके ऐसे कराने की संभावनाएं जाहिर हो रही हैं। जी। आखिर 2 सवाल लेते हैं सर। अ, सवाल ये भी कल उठ रहा है लगातार सोशल मीडिया पर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तार अंसारी की मौत के ऊपर दुःख ज़ाहिर करने के बजाय खुश हैं, कई जगह पटाखे भी फोड़े गए। उनका ये कहना है कि मुख्तार अंसारी एक माफिया था, एक माफिया डॉन था। अगर उनकी मौत हो जा रही है तो उसको कोई अफ़सोस करने की बात नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसकी मौत हो जा रही है तो इसका अफ़सोस करें, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनको इतना मीडिया में आकर के बढ़-चढ़ के बोलने की ज़रूरत क्या है? मुझे तो यह लगता हुआ नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं रेसैटी कमेटी या कुछ ऐसी नज़र आती है चीज़ें, कोर्ट में यदि वो मेरे पास आते हैं या किसी के पास भी आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो यह भी प्रेयर होनी चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर भी आरोप तय होने चाहिए क्योंकि इनका कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इन्वॉल्वमेंट इन केसेस में है। इसीलिए तो ऐसा बोलने की ज़रूरत पड़ रही है कि यदि कुछ हो गया, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है। तो कम से कम जो क्वेश्चन्स उठाए जा रहे हैं, जो किसी के साथ भी कि इस तरह की घटनाएँ घट सकती हैं, भविष्य में ऐसी घटनाएँ ना घटें, इसके लिए कोर्ट भी बैठी है और जिन व्यक्तियों ने इस तरह का घिनौना हरकत यदि मान लीजिए किया है, मैंने ये बार-बार बोला है, इन्वेस्टिगेशन का विषय, यदि मान लीजिए किया है, तो ऐसे लोगों को फाइन करना चाहिए। भारत देश सबके लिए आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी इज़ द बिफोर लॉ। भारत देश के प्रत्येक नागरिक चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए एक ही कानून व्यवस्था है। उसमें स्पेसिफिक कुछ नहीं है कि आप हिंदू हैं, कि आप मुस्लिम हैं, कि आप सिख हैं, कि ईसाई हैं। सबके लिए बराबर नेचुरल जस्टिस है। तो ये इसमें तो कोई भी हो, उसके लिए भी यही इसी प्रकार से उसके ऊपर भी आरोप तय करके और उसको जो है तो कस्टडी में लेने की भी आवश्यकता होगी और एफआईआर भी लॉन्च करने की ज़रूरत होगी। सर आखिरी सवाल ये लेते हैं कि कल लगातार सोशल मीडिया पर ये कहा जाने लगा है और लोगों के बीच में चर्चा जो हो रही है उसमें ये बात कही जा रही है कि एक सुनियोजित तरीके से जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, चाहे उनको जबरदस्ती ईडी के माध्यम से जेल में रख करके खत्म कर दो या फिर दूसरे तरीके अपनाए जा रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप को ही खत्म कर दो, अलग अलग पार्टियों के बड़े जो मुस्लिम लीडर है उनको खत्म कर दो। ये आखिरी सवाल है। एक्चुअली इसके 2 कारण हैं, बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो ये कि मुस्लिम का प्रेज़ेंटेशन भारत देश में लगभग 18-20% का है और वो पूरे भारत देश की आबादी में हर लोकसभा, विधानसभा लेवल पर बहुत मायना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुस्लिम जो वोटर्स है, अब ये कई जगह पर शिफ्ट हो गया है वोटिंग के लिए। कहीं पर समाजवादी है, कहीं पर और ब ब बहुजन है, तो कहीं पर कोई पार्टी है, तो कहीं पर कोई पार्टी है। एक तरफ़ा और एक किसी पार्टी के साथ में अब ये नहीं जुड़े, पर यह देश की आवाज़ है। यदि इनके साथ में कहीं भी अन्याय होता है, तो प्रत्येक देश के नागरिक का जो एक
पूरे भारत देश का नैतिक मूल्य है और उसमें ये स्पष्ट है आर्टिकल्स में, साथ में प्रेम्बल्स में भी स्पष्ट है सारी चीज़ों को। सौहार्दपूर्ण जो चीज़ें भारत देश में चल रही थी, उसको बनाए रखने के लिए हम सबको, आपको इस समय पर आप ही सारी चीज़ें हैं, इस समय पर हम ही सारी चीज़ें हैं, इस समय भारत देश के 140 करोड़ की आबादी पूरी वही सब चीज़ें हैं। तो इस देश को सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उस गलत को गलत कहने की क्षमता होनी चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। पर मैं एक आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि जो भारत देश में चल रहा है, वो कथित तरीके से, पूर्ण तरीके से गलत है और जो सोशल मीडिया में इसकी वाहवाही और पटाखे फोड़ रहे हैं, वह भी पूरी तरीके से गलत है और यह जाँच का विषय है। पर यह जैसे ही जाँच में पॉइज़न्स चीज़ें आती हैं, तो इनके ऊपर ऐसे लोगों को हैंग करना चाहिए और यदि इस तरह से कोई भी स्टेट की जो रूलिंग पार्टीज़ है या सेंट्रल की रूलिंग पार्टीज़ है, यदि वो इस तरीके से कहती है कि फला व्यक्ति ये, फला व्यक्ति स्पेसिफिक जाति को ही टारगेट करके चलती है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति या प्रेसिडेंशियल रूल्स लगा करके सरकार को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। सर एक आखिरी सवाल और रह गया था, आपसे सवाल एक ले रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है, वो चुनाव का घोषणा हो गया है, चुनाव लोकसभा होने वाली है, उसी दौरान उनकी मौत हुई है। जब अतीक अहमद की मौत हुई थी या उनकी जो हत्या की गई थी, उस वक़्त भी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा था। तो क्या इसको चुनाव से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए, चुनाव भी एक मुद्दा है, मैं ये नहीं कहूँगा, पर ये है, इससे भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा ये है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु की गई या कराई गई या हुई है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे लिए प्रत्येक देश का नागरिक बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे नज़र पर। किसके नज़र में क्या है मैं नहीं जानता हूँ। राजनीति करने वाले लोग क्या-क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो एक अलग विषय है। दूसरा, यह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, वह कई सारे बड़े संगीन अपराधों की जिनके वो गवाह भी रहे हैं। तो वह केस खत्म हो गया लगभग। इसके साथ में यह भी इम्पोर्टेंट है कि उसके परिवार के साथ में जो प्रोटेक्शंस अगेंस्ट अरेस्ट के लिए जो पावर्स दिए गए हैं, वह उसको भी उसको इक्वालिटीज़ बिफोर द लॉ जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में, वह नहीं मिला है। इसके साथ में आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर्टिकल 35 तक जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, ये कहीं भी दिखती हुई नज़र उस व्यक्ति से नहीं आई है। इसलिए मैं इस संविधान को और जुडिशरी से दोनों से जो हमारे आर्टिकल्स और पावर्स दिए गए हैं, उनको पूरी तरीके से देखने की आवश्यकता पर मैं जोर देता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया नरेंद्र मिश्रा जी, आज आपने पूरे रोशनी डाली इसके ऊपर के क्या हो सकता है मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है, आगे उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्या-क्या रास्ते बचे हैं, उस पर आपने अपनी बात रखी। बहुत-बहुत